नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य चांदली में। आज मैं बिहार बोर्ड का जो इंटरमीडिएट परीक्षा होने वाला है 2023 में, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आई हूँ। तो आप लोग मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहें। चलिए प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है कि किसी एक पर निबंध लिखिए। बसंत ऋतु है, पर्यावरण संरक्षण है, ग्राम पंचायत है, हिंदी है हम, मेरे प्रिय कवि। तो आप किसी एक पर निबंध लिख दीजिए। अब ग्राम पंचायत पर मैं बताने जा रही हूँ। ग्राम पंचायत हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले ऐसे 5 लोगों का समूह होता है जो लोग क्या जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, और जिन्हें लोग पंच कहते हैं। कहा जाता है ना कि पंच परमेश्वर होते हैं, तो उसी को पंच कहा जाता है। ये पंच क्या होते हैं? तो ये पंच लोग मिलकर ग्राम की पंचायत बनाते हैं और ग्राम के विकास और किसी भी तरह की ग्रामीण समस्या के हल को लेकर के जिम्मेदारी इस ग्राम पंचायत की होती है कि किसी भी तरह की समस्या आती है तो लोग ग्राम पंचायत में चले जाते हैं। दरअसल गांव के वयस्क लोग मिलकर ग्राम सभा रखते हैं और इस ग्राम सभा के लोग ही इन पंचों का चयन करते हैं। और जब पंचों का चयन हो जाता है तो पंचायत बन जाती है। ग्राम के विकास के लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यह पंचायत। और इन ग्राम पंचायतों में एक मुखिया भी होता है और इसका चुनाव 5 वर्षों में होता है। पूछा जाए कि मुखिया का चुनाव कितने वर्षों में, तो 5 वर्षों में होता है। आज हम देखें तो स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं और स्वतंत्रता के बाद इस तरह की पंचायत वाली प्रणाली से हर किसी को लाभ भी मिला है। क्यों क्यों लाभ मिला है? क्योंकि किसी भी तरह की ग्रामीण समस्या का हल पंच मिलकर के कर देते हैं। वो लोग एक साथ बैठते हैं, समस्या का हल हो जाता है। और उसके बाद गांव से अगर पानी की समस्या है तो पानी की समस्या को निपटाने का कार्य में ग्राम पंचायत करती है। गांव में अगर बहते हुए पानी को किस मार्ग से निकाला जाए, पानी का निकास द्वार बनाने की योजना, तो ये सब कौन बनाती है? हमारी ग्राम पंचायत बनाती है सारी योजनाओं को और उसका प्रबंध भी करती है। योजनाओं को बनाने के साथ साथ तालाब, नालों आदि का निर्माण भी ग्राम पंचायत करवाती है। प्रश्न संख्या 2 में स्वप्रसंग व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है और 2 का क है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ रचता भी है, ऐसा कहा जा रहा है। तो यह बात बिल्कुल सही है। आदमी जो होता है ना, वह यथार्थ को जीता रहता है। अनेक घटनाएं उसके सामने से गुजरती है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। नहीं चाहने पर भी जीना ही पड़ता है, यह यथार्थ है। दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा और जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जितने भी रचनाकार हैं यह यथार्थ को रचते ही रहते हैं। अब देखिए कि साधारण आदमी रचता बनाता बिगाड़ता रहता है और रचनाकार का भी यही काम है। साधारण आदमी का भी यही काम है, रचनाकार का भी यही काम है। ख में है कि व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है और सिद्धांतों से झगड़ा है और कार्यों से झगड़ा है। ये पंक्ति जो है ना जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा कहा गया है। तो अभी इसका व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। प्रस्तुत पंक्तियां जो है हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित संपूर्ण क्रांति पाठ से ली गई है और ये जो पाठ है ना 5 जून 1974 की घटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है, एक छोटा सा अंश है। अब जयप्रकाश नारायण को किसी व्यक्ति विशेष से दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसी व्यक्ति विशेष के विरोध के लिए नहीं स्वीकारा था। उनका अपना कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं था। वे तो व्यवस्था में आई जड़ता और जड़ता का विरोध कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने जब देखा कि लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र का कहीं अता पता ही नहीं, कहने को अभी भी ये चीज है कि कहने को हम लोग लोकतांत्रिक हैं लोग, लेकिन लोकतंत्र का कहीं अता पता नहीं दिखता और व्यवस्था में का जो है वह बहुत सा जर्जर है। अभी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वह बहुत जर्जर हो चुकी है, बहुत संघर्षशील हो चुकी है। उन्हें न तो गफूर साहब तत्कालीन बिहार राज्य के जो मुख्यमंत्री थे उस समय के गफूर साहब, उनसे कोई झगड़ा था। लोग कहता है कि मुख्यमंत्री जी पर चलो, लेकिन उनसे भी कोई नहीं झगड़ा था और न ही इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उनसे कोई दुश्मनी थी। किसको? तो जयप्रकाश नारायण जी को। अब जयप्रकाश नारायण के लिए व्यक्ति का कोई अर्थ ही नहीं था और व्यक्ति की लड़ाई छोटे लोग लड़ते हैं। उनका कहना था, उनका स्टेटमेंट था कि व्यक्ति की लड़ाई जो है ना वह कोई छोटे लोग लड़ते हैं, जयप्रकाश जैसे महान नेता नहीं।
जयप्रकाश बाबू का झगड़ा नीतियों से था, सिद्धांतों से था और कार्यों से था। यदि नीतियों, सिद्धांतों और कार्य वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना में बाधक थी तो इस झगड़े करने के लिए तैयार थे। अब गांव में है कि धनी सो पुरुष जस कीरति जासू, अब फूल मरे पे मरे न बासु। कहा जा रहा है यहाँ पर कि करवक 2 से ली गई है यह पंक्ति, और करवक 2 में जायसी के प्रबंध का पद्मावत के उपसंहार से लिया गया है। इस अर्धांगिनी में जायसी कहते हैं कि इस पृथ्वी पर वही पुरुष धन है, इस पृथ्वी पर सब आते हैं लेकिन वही पुरुष धन है जिसकी कीर्ति उसके नहीं रहने पर भी सर्वत्र गूंजती है, वरना आए गए कोई जानने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं। ऐसा व्यक्ति मरकर भी नहीं मरता, वह अमर हो जाता है अपनी कीर्ति के द्वारा। क्यों अमर होता है? अपनी कीर्ति के द्वारा, अपने यश के द्वारा। और वह लोगों की स्मृति में सर्वदा जीवित रहता है, हर समय जीवित रहता है। कहा भी गया है कि इस पृथ्वी पर वास्तव में वही जीवित होता है जिसकी कीर्ति जीवित होती है। और फूल कुम्हलाकर डाली से जमीन पर गिर पड़ता है, उसका अंत हो जाता है, पर उसकी सुगंध नहीं मरती। इसीलिए कहा गया है कि धनी सो पुरुष जस कीरति जासु, फूल मरे पे मरे न वासु। उसका सुगंध कभी नहीं मरता, उसका बास कभी नहीं खत्म होता। आगे है कि सत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, अम्मी का कर जिसे समय पुकारा। अब प्रस्तुत काव्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पुत्र वियोग शीर्षक कविता से उद्धृत है, लिया गया है। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी के प्रतिनिधि काव्य संकलन मुकुल से लिया गया है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। यह शोक गीत पुत्र के आकस्मिक निधन के बाद कवित्री मां द्वारा लिखी गई है, जिसमें पुत्र निधन के बाद पीछे तरपते रह गए मां के हृदय के दारुण शोक की मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी अभिव्यक्ति है। हृदय को छू लेने वाली अभिव्यक्ति है, क्योंकि उसका पुत्र मर चुका है। यह विषाद में शोक गहरा होता हुआ भाव उतकता प्राप्त करता है। अब पत्र लेखन है आगे कि अपनी बहन के वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखें। आपका जो मित्र होगा ना, उसको पत्र लिख दीजिए। आप जहां से पत्र लिख रहे हैं वहां का नाम लिख लीजिए, गली संख्या लिख दीजिए, आप जहां उसके बाद डेट लिख दीजिए, और फिर इधर आप अपने मित्र का नाम लिख दीजिए। मित्रवर, आपके मित्र का जो नाम है लिख दीजिए स्नेह। तुम्हें यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि मेरी बहन की शादी तय हो गई है। तिलक 11 अप्रैल को और शादी 15 अप्रैल को है। बड़े भैया, भाभी और बिट्टू 5 अप्रैल को ही यहाँ आ जाएंगे, और तुम भी 1 सप्ताह पहले ही आ जाते तो बड़ा अच्छा लगता। और सभी खरीदारी जो है ना तुम्हारे आने के बाद ही करते हम लोग मिलजुल करके। और विशेषकर क्या कहना है, खरीदारी भी तुम्हें करनी है, कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हें निश्चित रूप से यहाँ आना होगा। कब तक? तो 10 अप्रैल तक आना होगा। तुम्हारा मित्र, अपना नाम लिख दीजिए यहाँ पर। 2 हमजोली सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति होती है? तो 2 हमजोली सहेली जो होते हैं ना, उसके बातचीत का स्वाद जो होता है बड़ा ही निराला होता है। भावा विवाह होकर वो हमजोली सहेलियां जब बातचीत करती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो रस का समुद्र उमड़ा चला रहा हो। फिरंगी मेम के बाग में क्या क्या था? तो फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास थी। अब आगे है कि रोज कहानी की मालती ने किताब का क्या किया था? तो मालती ने उद्दित स्वरों में कहा कि मैं नहीं पढ़ूंगी किताब, मैंने फाड़ कर फेंक दी है। लपटन साहब, उसने कहा था कहानी का पात्र की जेब से क्या बरामद हुआ? तो लपटन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, बड़े बड़े गोले थे। जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का क्या नाम था और वो किसकी पुत्री थी? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी जी का नाम जो था वह प्रभावती देवी था, और वे बड़ा किशोर प्रसाद जी की पुत्री थी। अब जायसी जी के 2 रचनाओं का नाम लिखे कहा जा रहा है। तो इनकी 2 रचनाओं के नाम है पद्मावत और अरवरावत। ब्रजभाषा के प्रारंभिक कवि कौन है? यह प्रश्न बार बार आ चुका है। तो ब्रजभाषा के प्रारंभिक कवि जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। और आगे है कि हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो है। जयशंकर प्रसाद किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी को छायावादी कवि कहा जाता है,
और इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण मिलता है। प्रकृति सौंदर्य के भी अद्भुत चितेरे हैं। राष्ट्रीय पर्व पर किसका गुणगान गाया जाता है? राष्ट्रीय पर्व होता है ना, तो राष्ट्रीय पर्व पर बंकिम चंद्र चटर्जी का गुणगान गाया जाता है। बिना समय गंवाए हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। निम्नांकित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दें। 3 का उत्तर देना है। हार जीत कविता में मशक वाले की क्या भूमिका थी? तो यह जो कविता है ना, उसमें बूढ़ा मशक वाला अनुभवी है और उसने अपने अनुभवों के आधार पर यह भांप लिया है कि हमारी सेना युद्ध में परास्त हो गई है। वह बाजे गाजे से धोखा के साथ नगर में इसीलिए प्रवेश कर रही है कि नगरवासियों को उसकी हार का आभास न हो और वह अपनी सेना में उनका विश्वास बना रहे। प्रश्न संख्या 2 है कि ज्ञानेंद्र पति ने अपने गांव में किस किस की जन्मभूमि बताया है? ज्ञानेंद्र पति ने अपने गांव को लोकगीतों की जन्मभूमि बतलाया है और ऐसे उन्माद भरे अब संस्कृति के गीत गाए जाने लगे हैं जो वास्तव में शोक गीत के समान ही हैं। ऐसे गीत लोक संस्कृति के विनाश के सूचक हैं। गांवों से सांस्कृतिक निष्ठा का लोप हो गया है और यह शोक का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। लोहा क्या है? इसकी खोज क्यों की जा रही है? तो लोहा धातु है। लोहा आधुनिक सभ्यता की अनिवार्य धातु है और इसी पर आधुनिक सभ्यता क्या है? अवलंबित है। इसी धातु पर सारा कुछ निर्भर है। लोहा बोझ उठाता है, लोहा कदम कदम पर और एक गृहस्थी में सर्वव्याप्त है। जो बोझ उठाता है उसकी प्रकृति लोहे की होती है, प्रकृति उसकी लोहे की होती है और लोहे की खोज में एक कौतुक है। तो इस कौतुक का निहितार्थ है कि यह देखा जाए कि संसार और सांसारिक संबंध किस पर अवलंबित है। अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता? तो मनुष्य को अगर बोलने की शक्ति नहीं होती, बोलने की क्षमता नहीं होती, तो ईश्वर से वरदान के रूप में जो प्राप्त है तो बहुत कुछ हो जाता है। यदि मनुष्य को ईश्वर की वरदान के रूप में शक्ति प्राप्त नहीं होती तो वह गूंगा होता और वह अपने सुख दुख के अनुभवों को व्यक्त करने में सर्वथा असमर्थ होता। ऐसी स्थिति में यह कितना दयनीय होता, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। वाक शक्ति अर्थात बोलने की शक्ति के अंतर्गत वक्तृता, स्पीच और बातचीत दोनों सम्मिलित हैं, पर बातचीत का ढंग स्पीच से अलग और निराला होता है। बातचीत में नाज नखरा होता है, हाव भाव होता है, मोहक चेष्टा होती है और व्यक्त करने का अवसर नहीं होता। पर स्पीच में क्या होते हैं कि हाव भाव और मोहक चेष्टा के लिए काफी अवसर होता है। भगत सिंह कौन थे? तो अमर शहीद भगत सिंह आधुनिक भारतीय इतिहास के पावन एवं प्रेरक प्रसंग हैं, अभी भी हैं। क्यों है? क्योंकि 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर देश को आजाद करने की शपथ खाई और क्रांतिकारी गतिविधियों में शरीक हो गए। इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले आजादी के दीवाने भगत सिंह एक बेहद खुशमिजाज, जिंदा दिल, मस्त मौला और मोहम्मद से लबरेज इंसान थे। अब वे बाहर से जितने सुंदर थे उतने ही भीतर से भी सुंदर थे। 2 चीज होता है, सूरत और सीरत, तो दोनों चीज से वो सुंदर थे। पुस्तकें पढ़ना उनका शौक था और फांसी के चंद घंटे पूर्व उन्होंने लेनिन का जीवन चरित्र नामक पुस्तक पढ़ा था। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने के प्रमुख कारण क्या थे? क्यों बाढ़ आ गया था? चंपारण से पहले घना जंगल था और कहा जाता है कि घना जंगल जो है चंपारण से गंगा तक फैला हुआ था। घने जंगल के वृक्षों की जड़ों में पानी रुका रहता था। बाढ़ आती भी थी, वह इतनी प्रचंड और विनाशकारी नहीं होती थी, पर महावन के कटने के कारण पानी रुकने की जगह नहीं होती। पानी की सत्ताधाराएं आपस में मिलकर विकराल रूप धारण कर लेती है और अपने प्रचंड तथा उग्र रूप से विनाश का तांडव नृत्य करती है। आगे प्रश्न संख्या 6 में संक्षेपण करने के लिए कहा जा रहा है। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। भारतीय त्योहार मुख्य रूप से फसलों के त्योहार हैं। इसका कारण क्या है कि भारत का कृषि प्रधान देश होना। लगभग सभी त्योहारों धर्मों से संबंधित है। भारत अनेक धर्मों का देश है। वहीं हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। सभी धर्मों को मानने वालों को अपने अपने धर्म पालन और त्योहार मनाने की स्वतंत्रता है। इसीलिए धार्मिक त्योहार की विविधता लिए हुए है। इनसे एक दूसरे के धर्मों को जानकर अच्छे मनुष्य बनने का भाव जागृत होता है। दशहरा, दीपावली, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी
ईद, मुहर्रम, गुरु पर्व, क्रिसमस, महावीर जयंती आदि सब क्या है? धार्मिक त्योहार है। अब इसका संक्षेपण कीजिए आप लोग। संक्षेपण है कि त्योहारों के देश भारत के मुख्य रूप से फसलों का त्योहार है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में अनेक धर्म है, जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई, इस्लाम, और सब में अपने अपने त्योहार हैं। अतः धार्मिक त्योहारों में से अनेक विविधताएं हैं। एक दूसरे के धर्मों के बारे में जानकर हम बेहतर मानव बन सकते हैं। धार्मिक त्योहारों के मुख्य उदाहरण दशहरा, दीपावली, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, ईद, मुहर्रम, गुरु पर्व, क्रिसमस और महावीर जयंती इत्यादि आते हैं। इस सेट को करवाने से आप लोगों को हेल्प मिलेगा। अगर आप लोगों को हेल्प मिले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तथा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।